नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज गति से प्रगति कर रहे होंगे। नए बैच का पहला सेशन है। आप सबकी उम्मीद के मुताबिक, आप सबकी डिमांड के अनुरूप हम एक नए मिशन को लेकर के चले हैं और ये मिशन ज़रूर कामयाब होगा। मेरी उम्मीद के साथ-साथ आपकी आशाओं के फल निहित है, आपके विश्वास के फल निहित है। आप सबने एक डिमांड रखी थी कि क्यों ना असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के साक्षात्कार का ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जाए। तो मैंने विचार करने के बाद और मेरे मित्रों से डिस्कस करने के बाद आज इस बैच का पहला सेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ। बैच के सेशन में हम 3 बोर्ड मेंबरान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। क्या प्रश्न की पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फेस करना चाहिए? तो सेशन की शुरुआत करें। उम्मीद रखें कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊँचा रहेगा और हम उस प्रत्येक प्रश्न को टच करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक इंटरव्यू का मेंबर है वो जाता है। तो नॉर्मली जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हैं और इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने के बाद आपके सामने 3 मेंबरान उपस्थित होते हैं। आप हँसते मुस्कुराते हुए, हँसना नहीं है मुस्कुराते हुए जाइए और उन्हें प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद जैसे ही आपको अनुमति मिलती है, आप चेयर पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। बिल्कुल रिलैक्स के साथ बैठिए, किसी भी तरीके का डर आप पर हावी नहीं होना चाहिए। ठीक इस तरीके से आपको समझना है कि बोर्ड मेंबर आपका एक परिवार है। बोर्ड मेंबर में 3 पूरे बोर्ड के अंदर 3 मेंबरान होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, जो आरपीएससी का सदस्य होता है, आपके बोर्ड का अध्यक्ष होगा और 2 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होंगे, जो भिन्न-भिन्न यूनिवर्सिटीज़ से आमंत्रित किए जाते हैं। तो 3 मेंबरों के सामने आपकी उपस्थिति है। आप जैसे ही बैठ जाते हैं, आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जाता है। कैसे हैं? आपसे बात की जाती है। बोर्ड मेंबर बड़ी विनम्रता के साथ आपसे बात करता है। बात करने के बाद कभी-कभार बोर्ड मेंबर आपको ये भी कहता है कि आप पानी पी सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप पानी पी कर के गए हैं, तो आप पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कह सकते हैं कि सर मैं पी कर के आया हुआ हूँ। अब बोर्ड मेंबर के आपको क्या सवाल रहेंगे? तो आज के सेशन के अंदर मैं बोर्ड मेंबर के 4-5 सवाल लेकर के और डिस्कस करूँगा। आप है वो पेन और कॉपी में नोट कर दीजिए। बेसिकली मैं क्वेश्चन पर ही डिस्कस करूँगा और आंसर आपको तैयार करने हैं विद्यार्थियों। बोर्ड मेंबर पहले सेशन के अंदर मैं अलग-अलग सेशन के अंदर अलग-अलग क्वेश्चनों पर डिस्कस करूँगा। आज के सेशन के अंदर जैसे बोर्ड मेंबर का पहला सवाल एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए रहता है कि भूगोल क्या है? नॉर्मली पहला सवाल आपके सामने आएगा भूगोल क्या है? आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए एक डेफिनेशन, एक परिभाषा। विद्यार्थियों कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न बहुत ईज़ी होता है लेकिन उसको एक्सप्लेन करना हम थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर देते हैं। और एक प्रश्न यदि आपके एक्सप्लेन में डिस्टर्बेंस आ गया, आपका मोरल डाउन हो जाएगा और मोरल डाउन होते ही आप पर डर हावी हो जाएगा। वो डर हावी नहीं होने देना है। बातें हम सबको आती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम सबको आते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे ही बोर्ड मेंबर ने आपको पूछा भूगोल क्या है, आपके पास बिल्कुल स्पष्ट एक डेफिनेशन होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी विद्वान की डेफिनेशन दे सकते हैं। इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड का चेयरपर्सन आपको पूछ रहा है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको नहीं पूछ रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देनी है। नॉर्मली किसी भी विद्वान की आप डेफिनेशन दे दीजिए, लेकिन एक ध्यान रखिए, डेफिनेशन ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट डिफाइन करती हो। बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे कोई पर्पस को डिफाइन करती है, कोई टारगेट को डिफाइन करती है, लेकिन परिभाषा आपको ऐसी देनी है जो एज ए सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्या है उसको क्लियर करती है। तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएगी। ऐसी जटिल कोई परिभाषा मत दीजिए जिस जो बोर्ड मेंबर को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट नहीं है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं कि
अपना प्रभाव जमाने के लिए बोर्ड मेंबर के सामने एक जटिल परिभाषा दे बैठते हैं और उसमें कुछ टेक्निकल शब्द डाल देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है, तो फिर बोर्ड मेंबर आपसे जस्ट क्वेश्चन करेगा कि पृथ्वी तल क्या है। ये एक डेफिनेशन है ना कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है, तो बोर्ड मेंबर आपसे सीधा पूछेगा पृथ्वी तल क्या है। और फिर आपको यदि पृथ्वी तल का पूरा सिनेरियो मालूम नहीं है तो आप वहां उलझ जाओगे। गलत उत्तर कभी मत देना। अब पृथ्वी तल में आपने कह दिया कि सर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल और ब्रह्मांडीय संबंध पृथ्वी तल में आते हैं, तो वहां से वो सीधा प्रश्न पूछेगा स्थल मंडल की डेफिनेशन बताइए, पृथ्वी के ब्रह्मांडीय संबंध में आप किसका अध्ययन करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है बोर्ड मेंबर से आपको फंसना नहीं है, क्योंकि वो इजी प्रश्न पूछ रहा है, उसका इजी जवाब देना है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, भूगोल की परिभाषा। नॉर्मली कई बार आपके सामने एक हुआ पैदा किया जाता है, एक बहुत जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई जटिल प्रश्न नहीं पूछा जाता, प्रश्न बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। अब सेकंड प्रश्न पे डिस्कस करें। सेकंड प्रश्न आपसे पूछेगा कि भूगोल के अध्ययन की शुरुआत कब हुई। नॉर्मली बोर्ड मेंबर आपके सब्जेक्ट पर जब टिकता है तो वो केवल सब्जेक्ट की बेसिक बातें पूछता है। तो सेकंड प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, वो आपसे पूछेगा भूगोल के अध्ययन की शुरुआत कब हुई। तो आपको एक ध्यान रखना है कि एज ए सब्जेक्ट ज्योग्राफी कब अस्तित्व में आया। तो उसमें आप इरेटोस्थनीज और इरेटोस्थनीज की बुक का हवाला दे सकते हैं। एज ए ज्योग्राफी भूगोल की शुरुआत है वो इरेटोस्थनीज के काल से हुई। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड मेंबर का आपसे प्रश्न ये रह सकता है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, या आपको भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, इसका मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। तो नॉर्मली विद्यार्थियों, भूगोल के जो उद्देश्य है, भूगोल के जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य उसकी एक विषय वस्तु के रूप में हमें समझने जरूरी है। तो वहां आप एक ऐसा उत्तर आप तैयार करके ले जाइए। नॉर्मली जैसे मैं कहता हूं कि हमें भूगोल का अध्ययन इसलिए करना चाहिए कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी होने के नाते, या एक जिज्ञासु जीव होने के नाते, जिस वातावरण के अंदर हम रहते हैं उस वातावरण की हमें समझ विकसित होनी चाहिए, और उस वातावरण का अध्ययन हमें भूगोल के अंदर मिलता है, या भूगोल उस वातावरण का अध्ययन करती है। तो यहाँ एक बिल्कुल सिंपल आंसर आपको देना है, और वो आंसर मेरे हिसाब से सफिशिएंट यही होगा कि मानव को अपने वातावरण की समझ विकसित करने के लिए, मानव जिस आधार तल पे रहता है, आधार तल का मतलब पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे मानव रहता है उस पृथ्वी के यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए भूगोल को पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है जो मैंने ही बात बताई वही आप आंसर लिखें। मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करवाता हूं, आंसर आपको अपने तरीके से तैयार करना है। बहुत सारी बुकों के अंदर आपने अभी तक पूर्व में जितने सारी चीजें पढ़ी है उनके अंदर सब आपने मेंशन किया होगा। तो आप अपने तरीके से 2 लाइन तैयार कर लीजिए कि यदि मेरे से ये प्रश्न पूछे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए तो उसका आंसर मेरा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि आपकी भूगोल में रुचि कैसे पैदा हुई। अब यहाँ उलझने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल वास्तविकता बतानी है। कई बार बच्चे कहते हैं यार ये तो अनायास ही हुआ, मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी कर लिया। अब इस प्रश्न पर तैयारी करके जानी है आपको। ये प्रश्न वहां अचानक सामने आता है तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो इस प्रश्न की आप तैयारी कर लीजिए कि भूगोल में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई। देखो, कोई इंस्पिरेशन आपसे मिल सकता है, किसी व्यक्ति को देख करके हुई है, किसी प्रोफेसर को देख करके हुई है, या किसी स्कूल लेक्चरर को देख करके और आप में ज्योग्राफी के प्रति इंटरेस्ट जगा है, या फिर किसी व्यक्ति ने मजबूरन आपको जगाया है। जो भी उसके पीछे रीजन रहा है, क्योंकि ये प्रश्न लाजमी इसलिए बनता है स्टूडेंट्स, आप ग्रेजुएशन, आप सीनियर जब करते हैं, सॉरी मैट्रिक जब करते हैं, 10th पास करते हैं, तो उसके बाद में आर्ट्स में आपके सामने 3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो 3 सब्जेक्ट में आपने कोई भी 3 सब्जेक्ट लिए हैं, उसमें आपका एक ज्योग्राफी था तो 2 भी तो और लिए थे। इसका मतलब ये तो नहीं था कि उस समय से ही आपका इंटरेस्ट था, और यदि था तो वो वहां से उत्तर बन जाएगा। और यदि बाद में जैसे ग्रेजुएशन भी आपने 3 सब्जेक्ट के साथ किया तो फिर पीजी ज्योग्राफी में क्यों किया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, कारण बन जाता है। अब वो कारण क्या है, आपका भूगोल के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, आपको कोई कहीं बाहर से इंस्पिरेशन मिला है, जो भी चीज आपके दिमाग में आती वो मेंशन करके उसको बतानी है, बोर्ड मेंबर को बतानी है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड मेंबर का ये रह सकता, अभी तक बोर्ड मेंबर के प्रश्नों पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, यानी इस भूगोल से रिलेटेड बोर्ड मेंबर के जो प्रश्न है उन पर डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भूगोल में कौन सा पार्ट आपको पसंद है, या भूगोल में कौन सा जो भाग है भूगोल का वो आपको पसंद है। बोर्ड मेंबर ने तो ये सामान्य चीज पूछी। कई बार हम यूं देखते हैं, यार बोर्ड मेंबर को तो पता है नहीं, मैं क्लाइमेटोलॉजी फेंक दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि बोर्ड मेंबर के साथ साथ जो दो प्रोफेसर बैठे होते हैं वो आपकी बात को नोट करते हैं इस दौरान। जब आप बोर्ड मेंबर से कम्युनिकेशन करते हैं, सॉरी, जो आपका चेयरपर्सन होता है उससे जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो दो प्रोफेसर बैठे होते हैं वो आपको नोट करते हैं। और यदि यहाँ आपने झूठ बोल दिया या कोई इस तरीके का इंटरेस्ट वाला चैप्टर बता दिया जिसमें आपकी पकड़ नहीं है, तो फिर जैसे ही जो बोर्ड का चेयरपर्सन है वो प्रोफेसर के पास जाएगा, यानी वो प्रोफेसर को आपको सौंपेगा कि भी अब आप लीजिए, तो फिर वो प्रोफेसर वहीं से उठाएगा कि भी अभी तो आपने बोला था कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट, जो मेरा रुचि वाला पार्ट है वो जियोमॉर्फोलॉजी है या क्लाइमेटोलॉजी है, या सेटलमेंट ज्योग्राफी है, जो भी है। तो यहाँ आपको झूठ नहीं बोलनी है। यदि आपका ज्योग्राफी के किसी पार्ट में रुचि है तो आप उस पार्ट्स को बोल दीजिए, उस भाग को बोल दीजिए। और ध्यान रखना, जो बोल रहे हैं उसके अंदर आपका वीकनेस नहीं होना चाहिए, वो पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, यदि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आए हैं जहाँ पीजी के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है, एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, स्पेशलाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसमें पीजी के पार्टों के अंदर वो एक स्पेशल भाग के रूप में स्टडी करवाई जाती है। तो ऐसा कई यूनिवर्सिटियों में होता है, कई यूनिवर्सिटियां नहीं करती है। तो यदि आपका पीजी के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था तभी तो आपने उसमें स्पेशलाइजेशन किया है। तो ज्योग्राफी के संबंध में बोर्ड मेंबर के इतने ही प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जैसे ही आपका बोर्ड मेंबर से वार्तालाप पूरा हो जाता है, फिर आपका सीधा जाता है इंटरव्यू बोर्ड के प्रोफेसर के पास। दो प्रोफेसर होते हैं, बारी बारी से 5-5 या 7-7 मिनट दोनों प्रोफेसरों का इंटरव्यू चलता है। अब जैसे पहले एक्सपर्ट के पास गए आप, और माना कि वो एक्सपर्ट आपका क्लाइमेटोलॉजी का है, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी का एक्सपर्ट है, तो आज इस सेशन के अंदर मैं क्लाइमेटोलॉजी के एक चैप्टर जेट स्ट्रीम पर बनने वाले प्रश्नों पर बात करूंगा। मैं जेट स्ट्रीम, विद्यार्थियों में गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म से जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, इंटरव्यू हो जाने के बाद मैं आपके सामने डेटा रखूंगा। बहुत बड़ी संख्या में बोर्ड के मेंबरान या बोर्ड की जो प्रोफेसर मेंबरान है, उन बड़ी संख्या के अंदर जेट स्ट्रीम से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछेंगे। अब ये हर स्टूडेंट को पूछना जरूरी नहीं है। जैसे एक बोर्ड के मेंबर के पास प्रतिदिन 10 या 15 बच्चों का इंटरव्यू होता है, तो मैं समझता हूं कि 15 बच्चों में से वो एक आध बच्चे को जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ सकता है। एक प्रोफेसर के पास यूं तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन जो क्लाइमेटोलॉजी का एक्सपर्ट होता है वो क्लाइमेटो पर चलता है यदि, तो उसके पास 20 से 25 चैप्टर होते हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान वो 2 से 3 चैप्टरों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो रिपीटली जेट स्ट्रीम आ जाता है, 8वें 10वें स्टूडेंट के बाद जेट स्ट्रीम आ जाता है। तो जेट स्ट्रीम से क्या प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहले प्रोफेसर आपसे यही पूछेगा कि क्या आप जेट स्ट्रीम को जानते हो? और यदि आपने कहा हाँ, क्योंकि ना तो वहां कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो जेट स्ट्रीम को तो जानते ही हो। तो फिर आपसे पूछेगा जेट स्ट्रीम क्या है। तो पहला प्रश्न, उस सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, जेट स्ट्रीम क्या है। तो आपको अपने तरीके से एक परिभाषा तैयार करके ले जानी है, और बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, और वो परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। रटी रटाई परिभाषा नहीं ले जानी है, आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे मैं बहुत सारी परिभाषाएं दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप अपने मन से जो परिभाषा तैयार करें वो बहुत ही बेटर परिभाषा होगी। और विद्यार्थियों, जेट स्ट्रीम की परिभाषा देते समय आप जेट स्ट्रीम की हाइट को मेंशन जरूर करें। समझ में आ रही मेरी बात?
और जेट स्ट्रीम की स्पीड को मेंशन जरूर करें और जेट स्ट्रीम की दिशा को मेंशन जरूर करें। और यदि वो आप नहीं करोगे तो फिर वो काउंटर क्वेश्चन आपसे करेंगे। और यदि आपने एक साथ ये 3 चीजें डाल दी तो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ जाएगा। समझ गए इस बात को? कहां चलती है, कितनी स्पीड से चलती है, क्या प्रकृति है, इसको परिभाषा में बांधना। और कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देनी है और परिभाषा में ऐसी कोई खतरनाक शब्दावली नहीं छोड़नी है। कई बार हम इतने उतावले हो जाते हैं कि कुछ ही बोलते चले जाते हैं और कुछ शब्द प्रोफेसर ऐसा पकड़ लेता है जिसका अर्थ शायद हमें नहीं आता या उस शब्द को एक्सप्लेन करना हमें नहीं आता है। चलो ठीक है, परिभाषा आपने दे दी। परिभाषा देने के बाद में काउंटर क्वेश्चन एक तो हाइट का बनता है कि वो आपसे ये पूछेगा, आपने कहा कि सर ये उच्च तलीय पवन है, जो भी आपने डेफिनेशन दी। यदि हाइट मेंशन नहीं किया तो दूसरा क्वेश्चन वो आपसे हाइट से पूछेगा कि भाई जेट स्ट्रीम की हाइट कितनी है। एक प्रश्न ये बन सकता है किस मंडल में चलती है, तो मैं ये कहता हूं कि आपको उसको परिभाषा में ही मेंशन कर देना है। वैसे परिभाषा सौर मंडल के संदर्भ में ही बनेगी, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब जेट स्ट्रीम के संबंध में यदि सबसे कोई टफ प्रश्न बनता है तो वो बनता है जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है। नॉर्मली हम किताबों के अंदर बहुत पढ़ते हैं लेकिन इस बात पर गौर नहीं करते कि जेट स्ट्रीम बनते कैसे। तो विद्यार्थियों, यहाँ जेट स्ट्रीम के संबंध में आपके सामने कोई फंसने वाला प्रश्न है तो वो है जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है, ये पैदा कैसे होती है। अब जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के संबंध में आपको गहराई से तीनों जेट स्ट्रीम की स्टडी करनी है। वैसे जेट स्ट्रीम 5 है। आपसे वो ये भी प्रश्न पूछ सकता है इससे पहले हो, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से पहले एक काउंटर क्वेश्चन और बनता है कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार की होती है। ये भी आप एक प्रश्न बना ले। मैं कहता हूं कि मैं जिस भी चैप्टर को आपके सामने प्रश्न पुट करूंगा ना, उस चैप्टर में उस प्रश्न से बाहर, उन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न जाने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से पहले एक काउंटर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार की होती है। वैसे अमूमन बुकों के अंदर जेट स्ट्रीम के 3 प्रकार बताए हुए हैं, लेकिन आप जेट स्ट्रीम के 5 प्रकार जरूर याद रखना। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, यानी ध्रुवीय पशुआ जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पशुआ जेट स्ट्रीम, और एक आती है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। 3 ये हो गई, और एक है समताप मंडलीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम 4, और एक होती है स्थानीय जेट स्ट्रीम। ये 5 जेट स्ट्रीमें होती है। आप इन पांचों का नाम जरूर याद रखना। अब नाम के साथ थोड़ा थोड़ा इनका एक्सप्लेन भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, और ध्रुवीय समताप मंडलीय जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, और लोकल जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है। अब आपसे जो अगला प्रश्न बनेगा, जिसकी बात मैंने की थी कि ये सबसे टफ क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम में, वो है विद्यार्थियों इनकी उत्पत्ति क्यों होती है। और विद्यार्थियों अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके तैयार कर लेना। 4 जेट स्ट्रीम, लोकल जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का इतना इश्यू नहीं बनता है। 4 जेट स्ट्रीम जो पूर्व वाली है, इन चारों की उत्पत्ति के अलग अलग कारण हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आप उनको विस्तार से अपने तरीके से तैयार करना। जहां पर भी पृथ्वी पर धरातल पे उच्च दाब की कंडीशन बनती है, ध्यान से सुनना, धरातल पे जहां उच्च दाब की कंडीशन बनती है, धरातल पे उच्च दाब की कंडीशन कहां बनती है, विशेष करके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी में। धरातल पर उच्च दाब की पेटियों के ऊपर वायुमंडल में निम्न दाब की कंडीशन बनती है। ये तो स्वाभाविक है कि वहां नीचे उच्च दाब बनेगा तो ऊपर है वो न्यून दाब बनेगा, और उस ऊपर वाले न्यून दाब की वजह से ये जेट स्ट्रीम पैदा होती है। उस न्यून दाब के चारों ओर पवनें हैं वो वृत्ताकार आकृति के अंदर परिभ्रमण करनी शुरू हो जाती है, और उस दौरान ही ये तुम्हारी जेट स्ट्रीम में बनती है। तो ध्रुवीय उच्च दाब के ऊपर जो जेट स्ट्रीम बनेगी उसको ध्रुवीय पशुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं,
उपोष्ण उच्च दाब के ऊपर बनेगी उसको उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम कहेंगे। पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रश्न आपसे अलग से पूछेगा। और समताप मंडलीय जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति विद्यार्थियों ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप अलग एंगल से देखना, ये समताप मंडल में पैदा होती है। अब सारी चीज मैं समझाने जाऊंगा तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके से तो पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी। बट मेरा तो आइडिया ये था कि मैं प्रश्न आप तक पुटअप करूं कि ये प्रश्न बन सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं जो जो मेरे दिमाग में आता है मैं उसको आप तक लाने की। सेशन भले ही लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट, जैसे ही आपको उत्पत्ति का क्लियरेंस मिल गया, एक कॉन्फिडेंस आएगा विद्यार्थियों। मैं कहता हूं कि जो मैंने ये पीपीटी में आपको दे रहा हूं ना, ये आपने हूबहू लिख करके इसको तैयार कर लिया तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि प्रश्न जहां से पूछेगा वहां मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। तो उत्पत्ति क्यों होती है अच्छी तरीके से मेंशन कर लेना। और अगला प्रश्न जेट स्ट्रीम के संबंध में पूछेगा तो 100 और 1% ये पूछेगा कि पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, जिसको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन का प्रश्न भी उसके दिमाग में आएगा। अब आप प्रोफेसर की तैयारी करते तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या है। तो जेट स्ट्रीम के संबंध में डायरेक्शन के संबंध में कुछ डायरेक्शन पश्चिमी है, जैसे ध्रुवीय की डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की तरफ है और उपोष्ण की पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम के संबंध में आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कहां चलती है, एक इसकी उत्पत्ति क्यों होती है। और अगला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पूर्वी जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून से क्या संबंध है। ये प्रश्न 100% है पूर्वी जेट स्ट्रीम के संबंध में कि इसका भारतीय मानसून से क्या संबंध है। और जैसे ही तुम एक्सप्लेन करोगे कि भाई ये है जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपीय क्षेत्रों से होती हुई, या यूं कह सकते हैं हम हिंद महासागर के पूर्व से होती हुई अफ्रीका के तट तक बहती है। और हिंद महासागर में अफ्रीका के आसपास जब इनका नीचे उतरना होता है तो वहां उच्च दाब की कंडीशंस बनती है और भारतीय मानसून स्ट्रांग होता है। जैसे ही आप बात बताओगे तो फिर वो एग्जामिनर वो जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो वहां से मानसून पे चला जाएगा। तो यहां से एक लाइन अलग चली जाएगी मानसून की, हालांकि वो मानसून वाली लाइन में यहां नहीं ले रहा हूं। यदि वो जेट स्ट्रीम के इर्द गिर्द ही रहा तो और आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय मानसून क्लियर हुआ। नेक्स्ट वो जैसे ही पूछेगा कि चलो मानसून को ये प्रभावित करती है, तो ये यदि पैदा नहीं होगी तो इंडियन मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक लॉजिकल प्रश्न बनता है कि फॉर द एग्जांपल मान ले हम पूर्वी जेट स्ट्रीम नहीं है तो इंडियन मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली विद्यार्थियों ध्यान रखना, पूर्वी जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में भारतीय मानसून कमजोर होता है, ये बात है। पूर्वी जेट स्ट्रीम पैदा कैसे होती है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इनकी उत्पत्ति के पीछे तिब्बत के पठार का क्या लिंक है वो आपसे जरूर पूछेगा कि वो तिब्बत का पठार का उष्मन होता है, वहां न्यून दाब के कारण हवाएं हैं वो ऊपर उठती है और फिर ऊपर भंवर के रूप में जाकर के और पूर्व से होती हुई पश्चिम में हिंद महासागर के ऊपर नीचे बैठती है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं न कहीं तुमसे ये पूछ लेगा कि पूर्वी जेट स्ट्रीम का तिब्बत के पठार से क्या संबंध है। तो एक्चुअल में तिब्बत का पठार ही इसको पैदा करता है। आप किसी ऑथेंटिक बुक को पढ़ना, बड़ी मजेदार कहानी है इसकी। और ये एज ए कहानी अभी तक आपके दिमाग में नहीं है तो इसको एज ए कहानी बिठा लेना। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम का चैप्टर आपका क्लियर हुआ। अब जेट स्ट्रीम से संबंधित दो प्रश्न और बचते हैं। एक वो पूछेगा कि जेट स्ट्रीम का विकास चक्र क्या है, जिसको जेट स्ट्रीम सूचकांक कहते हैं। अपने दिमाग में चित्र बिठा करके जाना उन 4 सूचकांकों का। जेट स्ट्रीम का विकास चक्र मतलब जेट स्ट्रीम के विकास की अवस्थाएं। जेट स्ट्रीम का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। वो तुमसे 101% पूछेगा कि पहली अवस्था में क्या होता है और अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो पहली अवस्था में तो पैरेलल पवनें चलती है, उसमें मोड़ नगण्य होते हैं। और अंतिम अवस्था का वो आपसे ये प्रश्न पूछेगा विद्यार्थियों कि जो चौथी अवस्था होती है उस अवस्था के अंदर वायुदाब कंडीशंस क्या रहती है। उस पूरी जेट स्ट्रीम के अंदर उच्च वायुदाब और न्यून वायुदाब की दशाएं कहां बनती है, ये प्रश्न आपसे 100% पूछेगा।
तो आप उसको गहराई से पढ़ लेना। मैं यहाँ बता देता हूं कि जब जेट स्ट्रीम अंतिम फेज पे पहुंचती है, चौथी अवस्था में पहुंचती है, तो जेट स्ट्रीम का ये सर्कुलर चलता है। जैसे ये होता है नॉर्थ भाग, यानी ये होता है पोल वाला साइड, और ये होता है इक्वेटर वाला साइड, विषुवत वाला साइड। वो तुमसे ये पूछना चाहता है कि ये पूरी जो जेट स्ट्रीम है, इस जेट स्ट्रीम में वायुदाब की कंडीशंस चौथी अवस्था में क्या होती है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जो ध्रुव की साइड वाला भाग होता है वहां उच्च दाब की कंडीशंस बनती है, और विषुवत की साइड वाला भाग होता है वहां न्यून दाब की कंडीशन बनती है। यहां बनेगा हाई प्रेशर इस शिखर पे, और इस शिखर पे बनेगा लो प्रेशर। ओके, पोल की साइड में बनेगा हाई प्रेशर और विषुवत की साइड में बनेगा लो प्रेशर। इससे ज्यादा वो गहरा नहीं जाएगा। ओके, जेट स्ट्रीम शब्द कहां से आया, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार काउंटर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। वो जापान के बम वर्षक विमानों की कहानी आपको पता होगी 1942 के अंदर, और कहानी पता नहीं है तो उसको जरूर याद कर लेना, कोई बड़ी कहानी नहीं है। जापान से अमेरिका जा रहे थे, सॉरी अमेरिका से जापान जा रहे थे अमेरिकी बम वर्षक विमान, तो उसके सामने वायु है वो धक्का मार रही थी। जब जापान पर बम गिरा करके वापस जा रहे थे तो उनके पीछे से धक्का मार रही थी। तो उन्हीं से फिर वहां से ही ये खोज शुरू हुई कि भाई वायुमंडल में ऐसी पवनें पाई जाती है। तो जेट स्ट्रीम नाम क्यों पड़ा? स्ट्रीम नाम समुद्र के अंदर तेज गति से बहने वाली जल धारा के रूप में जो एक नियत दिशा के अंदर बहती है, उसके लिए स्ट्रीम शब्द आया, और जेट शब्द विमान गति के रूप में आया। इन दोनों शब्दों को जोड़ करके इसको जेट स्ट्रीम तैयार किया गया। अब जेट स्ट्रीम का जो अंतिम क्वेश्चन तुमसे बनेगा वो बनेगा कि जेट स्ट्रीम का ओजोन विनाश से कोई संबंध है क्या? जेट स्ट्रीम का ओजोन के विनाश से कोई संबंध है कि नहीं, ये प्रश्न बनेगा। आपको इसका क्या लिंक है? अब देखो, जेट स्ट्रीम का एक टाइप है समताप मंडलीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। विद्यार्थियों, वो बेसिकली समताप मंडल के अंदर चलती है। जब हवाओं का अवरोहण इतना हो जाता है कि क्षोभ सीमा को पार करते हुए समताप मंडल के अंदर हवाएं हैं वो चलनी शुरू हो जाती है, तो उसको समताप मंडलीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये जेट स्ट्रीम अपने साथ CFC और CO2 वगैरह के कण ले जाती है, और समताप मंडल में जो पाई जाने वाली ओजोन है उनको नष्ट करने का काम ये कण करते हैं। तो इन जेट स्ट्रीमों के माध्यम से नीचे पाए जाने वाले ओजोन को जो नाशक कण होते हैं वो इस जेट स्ट्रीम से ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं, इसलिए जेट स्ट्रीम ओजोन का विनाश करती है। अब यदि एक्सपर्ट के मन में आया तो वो आपसे ये कह सकता है कि चलो जेट स्ट्रीम को पढ़ा के बता दो। अब कई बार बच्चे यहाँ पढ़ने वाले मामले में फंस जाते हैं। एक मिनट, कई बार बच्चे अब पढ़ाने वाले मामले में फंस जाते हैं, यार जेट स्ट्रीम को कैसे पढ़ाएं। मैं आपको कहता हूं कि पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको आधे घंटे क्लास तैयार करके जानी है। देखो, मुझे जो चीज मेरे पास अनुभव है ना उससे मैं बोल रहा हूं। जब मैंने पहला इंटरव्यू फेस किया तो मुझे ये सारी चीजें अनुभव नहीं थी, इसलिए मैं मात खाया था। और अनुभव के बाद एक स्मार्ट स्टडी होती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल छोड़िए, आप इतने पूर्ण आत्मविश्वासी हो जाएंगे कि नो डाउट 15 नंबर से कम मुझे कोई अंक नहीं दे सकता। अब जैसे ही आपको किसी बोर्ड ने कह दिया कि जेट स्ट्रीम को पढ़ा के बताइए, अब आपके दिमाग में आया कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। तो मैं एक डायग्राम लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने भी आपकी इस पूरे पैनल को बनाने के लिए 2 घंटे तक मेहनत की है। तो यदि तुम जेट स्ट्रीम को पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपको पहले से पोर्टफोलियो आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रोफेसर आपको कहेगा, पढ़ाने वाली बात पे भी थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूं। वो आपसे कहेगा कि आपने कोई चैप्टर तैयार किया क्या? तो नॉर्मली मैं सबको सलाह देता हूं कि 10, 15, 20 चैप्टर तैयार करके जाइए।
यदि वो आपसे ये कह देता है कि आपने कोई चैप्टर तैयार किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप करके गए हैं तो बिल्कुल सही सही बोलना है कि हाँ सर मैं तैयार करके आया हूँ। वो आपसे पूछेंगे क्या तैयार करके आए, तो जैसे आपने कहा कि सर मैं चक्रवात तो तैयार करके आया हूँ। अब उसके मन में यदि ये बात बैठ गई कि नहीं चक्रवात नहीं पढ़ाना है, वो कहेगा नहीं इसको मत पढ़ाओ, कोई और तैयार करके आए। तो फिर आपने कहा सर मैं वॉन थ्यूनेन की थ्योरी, वो भी उसके दिमाग में नहीं आया तो वो कहेगा और कोई तैयार करके आए। जो आप तैयार करके आए वो बताते जाइए। तो किसी न किसी पे वो सहमत हो सकते हैं एग्जामिनर, वो आपका प्रोफेसर। नहीं तो कई बार क्या करता है कि जिस टॉपिक पे हमारा इंटरव्यू चलता है और उस टॉपिक में कोई पढ़ाने लायक टॉपिक है तो वो फटाक से कह देगा कि इसको बोर्ड पे पढ़ा के समझाओ। तो जैसे ही तुमसे कहता है कि जेट स्ट्रीम को बोर्ड पे पढ़ा के बताओ, बोर्ड पे पढ़ाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं पढ़ा लूंगा। कोई थोड़ी छोटी मोटी त्रुटि होगी तो उसको ज्यादा दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड पर हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो लाइनिंग होता है, लाइनर पोजीशन होती है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। एकदम स्ट्रेट का नहीं, मिलती जुलती स्ट्रेट होनी चाहिए। और एक जो हम वर्ण लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, उनकी साइज लगभग बराबर होनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं है, उसके मोड अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो कोई इतना इश्यू नहीं है। और नॉर्मली कुछ बच्चे लिखते हैं कालांश फेस्ट फलाना विषय, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर लिख दें आप ज्योग्राफी। ज्योग्राफी या भूगोल लिख दें, ठीक है। डेट डालना है तो डाल दें, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप प्रकरण डालें, ठीक है। प्रकरण, प्रकरण क्या है, जेट स्ट्रीम, ये डाल दें। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने मेरे प्रोफेसर बैठे हैं। नॉर्मली यहां एक समस्या होती है, मैं ये समस्या मेरी भी है कि जैसे ही हम खड़े होकर के बोर्ड पे आते हैं तो पहले हमें ये कहना पड़ता है कि आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। अब यहाँ कई शब्द यूज किए जा सकते हैं, आज हम जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे। यहाँ एक शब्द कभी कभार मैं भी बोल देता हूं कि आज अपन जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे, ये बोल देता हूं मैं। इस पर काबू पाना जरूरी। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं सेलेक्ट हूं और क्लास में जाकर के बोल रहा हूं, प्रयास तो मैं करता हूं लेकिन कभी कभार बोल देता हूं। खड़े होकर के सीधे कहते हैं कि आज अपन जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे या आज अपन जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे, ये शब्द काफी प्रचलन में आ गया है। इस शब्द को तोड़ने का अभ्यास आज से करिए और अपन की जगह हम बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं भी करता हूं, कोशिश करता हूं लेकिन कभी कभार आ जाता है। तो आपको यूं कहना है कि आज हम जलवायु विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे। चाहे आप पढ़ेंगे भी कह सकते हैं, जेट स्ट्रीम पर डिस्कस करेंगे ये भी कह सकते हैं, या जेट स्ट्रीम को समझेंगे ये भी कह सकते हैं। जो आपको उचित लगे वो शब्द यूज कर लेना है। अब आपके दिमाग में एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम को मैं किस तरीके से पढ़ाऊं, क्योंकि बोर्ड मेंबर आपको 2 मिनट ही बोर्ड पे खड़ा रखेगा और आपको वर्बल और रिटन दोनों काम साथ में करने हैं। ऐसे नहीं है कि आप गूंगे गूंगे लिख रहे हैं, नहीं। लिखा ज्योग्राफी, उसके बाद प्रकरण डाला, आज हम जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे, लिख दिया जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम लिखने के बाद नीचे एक डायग्राम बनाना है कि जेट स्ट्रीम का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से करेंगे या उक्त बिंदुओं के माध्यम से जेट स्ट्रीम को समझा जा सकता है, जिसमें आपको पहला बिंदु अर्थ और परिभाषा का डालना है। सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, ऐसे बोलना है, सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद हम जेट स्ट्रीम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जेट स्ट्रीम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के कारणों को जानेंगे।
उसके बाद हम जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के कारणों को जानेंगे। ये पहले से ही यदि इस पर अभ्यास होता है ना, तो वहां एक बहुत ही मजा आता है पढ़ाने का है। नहीं तो हमने जेट स्ट्रीम पर क्लास तैयार करी ही नहीं, और वहां अचानक गए और जेट स्ट्रीम पूछ रहा है तो घबरा जाएंगे, और अंत में हम जेट स्ट्रीम के विकास चक्र को समझेंगे, और अंत में जेट स्ट्रीम के विकास चक्र को समझेंगे। जैसे ही आपने ये डायग्राम बनाया, प्रोफेसर आपसे संतुष्ट हो जाएगा। और अभी भी वो यदि नहीं कह रहा है तो आप शुरू कीजिए जेट स्ट्रीम का अर्थ। अब यहां अर्थ और परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आपको वर्बली एक्सप्लेन करना है कि आप इसे, हम इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जेट स्ट्रीम का अर्थ क्या है और जेट स्ट्रीम की परिभाषा क्या है। फिर जेट स्ट्रीम के शब्द पर थोड़ा आपको चर्चा कर लेनी है कि ये जेट स्ट्रीम शब्द कहां से आया। ये कहानी आपको वर्बली बतानी है, जेट स्ट्रीम शब्द कहां से आया, सारा यहां लिखने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे केवल ये कह दे कि जेट स्ट्रीम के प्रकारों को पढ़ा दो, तो यहां जेट स्ट्रीम डाल करके जेट स्ट्रीम के प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। और जेट स्ट्रीम के प्रकार को भी आप इस तरीके से डायग्राम बना करके, जहां तक ये अभ्यास होना चाहिए आपको, डायग्राम का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होना चाहिए। ओके, तो ये जेट स्ट्रीम का आपका चैप्टर हो गया। एक प्रोफेसर जेट स्ट्रीम के संबंध में इतने प्रश्न आपसे पूछ सकता है। एक जेट स्ट्रीम की जो थर्ड फेज होती है विद्यार्थियों, जिसको रोसबी तरंग कहते हैं, तो यदि क्लाइमेटोलॉजी का एक्सपर्ट होता है तो वो रोसबी तरंग पर आपसे प्रश्न कर सकता है। रोसबी तरंग क्या है? तो रोसबी तरंग है कुछ नहीं, वो थर्ड फेज के अंदर जब आपको पता ही है जेट स्ट्रीम पूर्णतः वक्राकार हो जाती है, लहरदार हो जाती है, तो उस फेज को कहते हैं रोसबी फेज या रोसबी तरंग। ये हो गया आपका एक्सपर्ट नंबर 1। अब आपका जाएगा एक्सपर्ट नंबर 2 के पास। ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम थोड़ा टाइम लेट हो रहा है, मैं खुद जानता हूं कि थोड़ा मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि हमें सेशन बहुत ज्यादा करने हैं। अब सेकंड एक्सपर्ट पे जाएगा, और सेकंड एक्सपर्ट मैंने आज उठाया है आपका प्रैक्टिकल का। माना कि वो आपके प्रैक्टिकल का एक्सपर्ट है, प्रायोगिक ज्योग्राफी का। मैं तो यूं ही लिख रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रायोगिक ज्योग्राफी का एक्सपर्ट हो, बट देखो, दो साइकोलॉजी रहती है प्रोफेसरों की। यदि पहले प्रोफेसर पर इंटरव्यू शानदार जाता है ना आपका, सेकंड प्रोफेसर मेंशन करता है, बैठा बैठा मेंशन करता है कि ये बच्चा किस किस पार्ट में स्ट्रांग है, तो वो उन हार्ड पार्टों की तरफ ले जाता है। तो हार्ड पार्ट ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ मॉडल्स वगैरह है, कुछ थियोरीज वगैरह है, उन पर यदि प्रश्न बनते हैं, जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी में थोड़े टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेशन है, वो आज मैंने लिया है। सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक्सपर्ट आपसे, आज का जो सेकंड सेशन होगा वो मैं पूरा जरी फीता सर्वेक्षण पे ले रहा हूं। आपसे सीधा ये प्रश्न करेगा कि चैन एंड टैप सर्वे के बारे में जानते हैं? ये प्रश्न मुझे भी पूछा गया था, चैन एंड टैप सर्वे। कभी कभार विद्यार्थियों ऐसा होता है कि कुछ चीजें बहुत इजी होती है लेकिन हमें सही सुनाई नहीं देती, और हम कुछ उसका अलग अर्थ पकड़ लेते हैं। यदि सही सुनाई नहीं देती है तो वहां घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोर्ड मेंबर से जस्ट दोबारा पूछ सकते हैं कि सर सुनाई नहीं दिया। तो जैसे ही आपसे प्रश्न आया कि भी चैन एंड टैप सर्वे, जरी फीता सर्वे के बारे में जानते हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा कि हाँ सर जानते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं जानते। तो सीधा सीधा पहले तो ये पूछेगा कि चलो बताओ क्या है चैन एंड टैप सर्वे। तो पहले तो आपको परिभाषा रखनी है। अब इसकी क्या परिभाषा है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जरीब और फीते के द्वारा सर्वेक्षण करना, ये जरीब फीता सर्वेक्षण है। ये सिंपल सी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। जैसे ही परिभाषा क्लियर होगी तो अगला ही क्वेश्चन उसका बनेगा कि चलो जरीब फीता सर्वेक्षण के उपकरण बताओ, क्योंकि वो तुमसे ही प्रश्न लेना चाहता है भाई।
अब आपने 1 बाय 1 उपकरण बताना शुरू किया। उपकरण अच्छी तरीके से याद करके जाएं। जितने भी तुम्हारे सर्वेक्षण है मैं बारी बारी से सब पे सेशन लेकर के आऊंगा। तो तुमने जैसे ही उपकरण बताया कि सर जरीब है, फीता है, पिन है, सर्वेक्षण दंड है, ट्रम्प कंपास है, ये सारी चीजें आपने बताई। बताने के बाद उनका पहला ही प्रश्न जरीब पे जाएगा, क्योंकि सबसे मेजर चीज जरीब है। जरीब के बारे में वो आपसे पूछेगा। वो सीधा ये पूछेगा कि जरीब कितने प्रकार की होती है। आप टाइप याद करके जाएं, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूं कि जो वैल्यूएबल प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूं, याद करके जाना आपका काम है। जरीब के जितने भी टाइप है, यदि आपको एग्जैक्टली जैसे याद नहीं होते हैं कि 4 है, 5 है, 6 संख्या ऐसी याद नहीं होते हैं, आपको नाम याद होते हैं 2-4 के, तो आप एग्जैक्ट संख्या मत बताओ। सीधा ये बताओ कि सर जरीब में जैसे मीट्रिक जरीब है, इंजीनियरिंग जरीब है, गंटर जरीब है, इस तरीके से आप बोलते जाओ। वो कह देगा ठीक ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर वहां से वो प्रश्न उठा लेगा। जैसे ही आपने जरीब के टाइप बताए, जरीब के प्रकार बताए, फिर जरीब का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जरीब में कड़ियां कितनी होती है। अच्छा प्रश्न है। तो आप कहेंगे सर जरीब में 100 कड़ियां होती है। नॉर्मली चाहे कोई भी जरीब उठा करके देखें आप, ये वहां नहीं कहना, मैं आपको कह रहा हूं कि जरीब में 100 कड़ियां होती, बस आपको इतना ही उत्तर देना है। और यहां से सीधा प्रति प्रश्न बनेगा कि जरीब के प्रति प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है। जैसे ही आपने कहा 100 कड़ियां हैं, वो जरीब की लंबाई पूछने से पहले ही तुम्हें ये पूछ लेगा कि जरीब के कड़ियों की लंबाई कितनी है। अब यहां तुम्हें यह ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जरीब के कड़ियों की लंबाई कभी बराबर नहीं होती है। अलग अलग जरीब की कड़ी की अलग अलग लंबाई होती है। तो आपको बिल्कुल सिंपल उत्तर देना है कि सर अलग अलग प्रकार की जरीब में कड़ियों की लंबाई अलग अलग होती है। फिर इतना बोल करके छोड़ना नहीं है, आगे आपको बोलना है, एग्जाम्पल देना है कि जैसे सर अलग अलग जो मीटरी जरीब है, 50 मीटरी जरीब के अंदर, 10 मीटरी जरीब के अंदर, 20 मीटरी जरीब के अंदर अलग अलग है। अब आपको अलग अलग नहीं बोलना है। जैसे 50 मीटरी जरीब की बात करते हैं तो 50 मीटरी जरीब की एक कड़ी होती 50 सेंटीमीटर। 30 मीटरी जरीब है तो उसकी एक कड़ी होती 30 सेंटीमीटर। 10 मीटरी जरीब है तो उसकी एक कड़ी होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो तुम्हें कह देगा कि ठीक है। अब आपको आगे वो बोलने दें तो आप आगे इंजीनियरिंग जरीब का, गंटर जरीब का बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि इंजीनियरिंग जरीब के अंदर एक कड़ी कितने फीट की होती है, सॉरी इंजीनियरिंग जरीब में एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है। अब इंजीनियरिंग जरीब को ढंग से पढ़ के जाएं। यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इंजीनियरिंग जरीब है क्या। ये प्रश्न भी अच्छा है, इंजीनियरिंग जरीब क्या है। इंजीनियरिंग कार्यों में जिस जरीब को इस्तेमाल किया जाता है, जो मैट्रिक माप प्रणाली के अंदर होती है, उसको इंजीनियरिंग जरीब कहते हैं। तो इंजीनियरिंग जरीब में एक कड़ी की लंबाई कितनी है, तो वहां भी आपको वही उत्तर देना है कि सर लंबाई के हिसाब से इंजीनियरिंग जरीब में कड़ी की लंबाई अलग अलग होती है। माना कि इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई है वो 100 फीट की है, तो उसकी एक कड़ी है वो 1 फुट की होगी। और यदि 50 फीट की इंजीनियरिंग जरीब है तो एक कड़ी 6 इंच की होगी। ओके, तो कड़ियों की लंबाई सब जरीब की आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये बनेगा कि गंटर जरीब क्या है, और 100% यही बनेगा गंटर जरीब क्या है, क्योंकि गंटर जरीब पर बच्चा फंसता है। मैट्रिक जरीब को तो हमने इस्तेमाल किया है ग्रेजुएशन के अंदर, पीजी के अंदर, इसलिए वहां फंसने की कोई बात नहीं है। लेकिन गंटर जरीब में हम जरूर फंसेंगे। तो आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि गंटर जरीब के बारे में जानते हैं। अब आप पढ़ करके गए हैं तब तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ सर जानते हैं। और यदि आपने ये कह दिया कि सर पूरा जानकारी में नहीं है, इस्तेमाल इसको नहीं किया, वो समझ लेगा कि स्टडी पूरी करके नहीं आया है। तो हमें स्टडी करके जानी, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करके जानी है। गंटर जरीब के बारे में पूछे तो बिल्कुल गंटर जरीब के बारे में बताना। गंटर जरीब क्या है? ये अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भूमाप की एक जरीब थी, जिसको एडमंड गंटर ने इस्तेमाल किया था या प्रयोग में लाया था, इसलिए इसको गंटर जरीब कहते हैं। भारत में 1956 के अंदर इसको बंद कर दिया था। बस इतना ही कह के छोड़ देना है। फिर इसका काउंटर क्वेश्चन वो खुद बनाएगा कि चलो ये बताओ गंटर जरीब की लंबाई कितनी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गंटर जरीब की लंबाई कितनी है। तो गंटर जरीब की लंबाई होती 66 फीट, याद होनी चाहिए सबको, 66 फीट या 22 गज।
उसमें भी वो पूछेगा कि इसमें कड़ियां कितनी है, कड़ियां उसमें भी 100 होती है। अब वहां से एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि गंटर जरीब के अंदर प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी है, और ये कड़ी की लंबाई यहां हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये कड़ी की जो लंबाई होती है वो 7.92 इंच होती है, और यदि हम इसको फिट के अंदर लें तो 0.66 फिट होती है। इसमें कोई अलग माप नहीं होता विद्यार्थियों। गंटर जरीब की लंबाई हमेशा फिक्स है, 63 फीट या 22 गज। तो एक तो गंटर जरीब की लंबाई का प्रश्न बनेगा, दूसरा तुमसे ये पूछेगा कि गंटर जरीब के एक कड़ी की लंबाई कितनी है। चलो आपने जैसे ही वो बता दिया, तो फिर गंटर जरीब का एक यूज होता है कि इस जरीब से हम लंबाई भी माप सकते हैं और क्षेत्रफल भी माप सकते हैं। ये इसकी खासियत है, इसको लंबा करके इसकी लंबाई माप सकते हैं और इसको चौकोर डाल करके भूमि का क्षेत्रफल भी माप सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि एक मील में कितने गंटर होते हैं। नॉर्मली ये प्रश्न रहता है बड़े एग्जामिनरों का, बड़े प्रोफेसरों का। जैसे प्रैक्टिकल के अंदर जो एग्जामिनर आते हैं वो भी इसी तरीके के प्रश्न पूछते हैं, और वो भी यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो आपसे जैसे ये उसने प्रश्न किया प्रोफेसर ने कि भाई एक मील के अंदर कितने गंटर होते हैं, तो आपको डिजिट याद करके जानिए सर 80 गंटर होते हैं। और एक वो क्षेत्रफल के बारे में भी पूछ सकता है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गंटर होंगे, तो 10 वर्ग गंटर। ये ज्यादा गहरा प्रश्न तो नहीं है, बट कोई एक्सपर्ट होता है तो वो पूछ सकता है। अब वो आएगा मीटरी जरीब पे, क्योंकि उसको पता है मीटरी जरीब को इसने खूब यूज किया है प्रैक्टिकल के दौरान। प्रीवियस ईयर में भी किया है, फाइनल ईयर में, सॉरी बीए प्रीवियस ईयर में भी करता है, पीजी में भी ये करता है। तो मीटरी जरीब के बारे में वो आपसे पूछेगा कि आपने मैट्रिक जरीब में कुछ टैग देखे हैं। आपको टैग, जिसने पढ़ा है मैट्रिक जरीब को, तो बताएगा बिल्कुल कि हाँ सर टैग देखे हैं। तो आपसे पूछेगा कितने कड़ी के बाद टैग लगते हैं। सीधा सीधा प्रश्न है, हाँ, कितनी कड़ी के बाद टैग लगते हैं। तो आपको उत्तर देना 10 कड़ी के बाद। सबको पता है ना 10 कड़ी के बाद एक टैग आता है। नहीं आता है तो जरीब लेकर के देख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं बोर्ड पे बता नहीं सकता। तो पहला ही उसका जो टैग के संबंध में वो प्रश्न होगा कितनी कड़ी के बाद टैग आता है, तो आपको कहना है कि 10 कड़ी के बाद एक टैग आता है। एक टैग से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि मैट्रिक जरीब के अंदर या मीट्रिक जरीब के अंदर एक गोल सल्ला लगा होता है टैग की जगह। वो गोल सल्ला क्या है? तो आपको बताना है 50 कड़ी के बाद, पता है ना आपको, 50 कड़ी के बाद एक गोल सल्ला आता है। 10 कड़ी के बाद तो आता है टैग, और 50 कड़ी के बाद आता है सल्ला। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं इस जरीब पे पूरा एक क्लास डालूंगा, सेशन डालूंगा बाद में। तो टैग देखो, टैग कैसे लगेगा आपको पता है। पहला टैग लगेगा 10 पे ऐसा टैग लगेगा, एक तिकोना, उसका एक शीर्ष होता है टैग का। 20 पे ऐसा लगेगा जिसके 2 शीर्ष हो गए। 30 पे ऐसा टैग लगेगा जिसके 3 शीर्ष होते हैं, और 40 पे ऐसा टैग लगेगा जिसके 4 शीर्ष होते हैं, और 50 पे गोल सल्ला लगेगा। इस तरीके से दोनों ओर से, इधर से भी ये सीक्वेंस रहता है और उधर से भी ये सीक्वेंस रहता है। फिर यदि आप इधर से देख रहे हैं तो 10 के बाद एक शीर्ष वाला, 20 के बाद 2 शीर्ष वाला, 30 के बाद 3 शीर्ष वाला, 40 के बाद 4 शीर्ष वाला, 50 के बाद गोल सल्ला, फिर 60 पे 4 शीर्ष वाला, 70 पे 3 शीर्ष वाला, 80 पे 2 शीर्ष वाला, और 90 पे 1 शीर्ष वाला। इस तरीके से होता है। तो ये हो गया आपके टैग का प्रश्न। ओके, देखो एक प्रश्न आपको जरीब के संबंध में ये पूछ सकता है कि किसी जरीब को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि जरीब कितनी लंबी है। मतलब जरीब की लंबाई का पता कैसे लगा सकते हैं, वो जरीब तो समेटी हुई है। ये आपसे एक व्यवहारिक प्रश्न पूछा है उसने कि जरीब की लंबाई का पता कैसे लगाओगे।
तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, वैसे आप सब जानते ही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, जरीब की लंबाई को बिना मापे, क्योंकि मापना थोड़ा ही होता, फिर माप करके क्या लंबाई मेंशन करनी है। जरीब की लंबाई के लिए दो हमारे पास पैरामीटर है। एक तो जो जरीब का हैंडल होता है, हर जरीब के दोनों शीर्ष पर हैंडल लगे हुए होते हैं। यहां पर भी तुम्हें हैंडल लगा हुआ मिलेगा ऐसा, और उस वाले भाग में भी हैंडल लगा हुआ मिलेगा। इस हैंडल के ऊपर जरीब की लंबाई लिखी हुई होती है, और हैंडल पे यदि जरीब की लंबाई नहीं है तो जरीब की जो एक कड़ी होती है, जैसे ये एक कड़ी है, इस कड़ी को विद्यार्थियों नाप लो। समझ में आई बात? इस एक कड़ी को नाप लो और इसको 100 कड़ियों से मल्टीप्लाई कर दो, वो जरीब की लंबाई आ जाएगी। तो आपके सामने सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए एग्जामिनर के इस प्रश्न, प्रोफेसर के इस प्रश्न के लिए, कि हमारे पास दो विकल्प है, हैंडल पर उसका लिखा हुआ भी होता है और जरीब की एक कड़ी को माप करके और जरीब की लंबाई निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गए जरीब पे प्रश्न। अब बाकी वाले उपकरणों पे भी प्रश्न पढ़ेंगे। बाकी वालों में ज्यादा इतने प्रश्न की संभावना नहीं रहती है। एक होता है गुनिया, उस पर प्रश्न पढ़ सकता है, गुनिया क्या है या गुनिया का कार्य क्या होता है। गुणिया का कार्य होता है जरीब से जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उस पर लंब निर्धारित करना। ये आप किसी भी बुक के अंदर जनरली देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न आपका बनता है ऑफसेट क्या है। ऑफसेट नोट कर लीजिए, मैंने जितने सारे प्रश्न बोले हैं ना वो सारे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑफसेट क्या है? जरीब से किसी जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उस पर डाला गया लंब ऑफसेट कहलाता है। ऑफसेट गुनिये की सहायता से डाला जाता है। ऑफसेट की जो किरण होती है वो जरीब रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको आप थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, वो पूछ सकता है आपको ऑफसेट क्या है। एक प्रश्न आपका बनेगा विद्यार्थियों, टाई रेखा क्या है, टाई लाइन क्या है। जरीब फीता सर्वेक्षण के संबंध में टाई लाइन विद्यार्थियों दो अलग अलग जरीबों के योजक स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखा है। आप तो मेंशन कर लीजिए टाई लाइन क्या है। अब आपको इसका उत्तर तैयार कर लेना, टाई लाइन क्या है। वैसे आप सब जानते हैं क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी से कहीं से किया है, नहीं किया है तो अब मैं बता देता हूं कि एक प्रश्न की पॉसिबिलिटी बनती है। तो टाई लाइन क्या है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। टाई लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखना दो जरीब रेखाओं के बीच में कोण बनाने के लिए। तो एक जो काउंटर क्वेश्चन है उसमें आप नोट कर लो कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है, किनका, टाई लाइन का। तो टाई रेखा के बारे में भी प्रश्न बन सकते हैं। टाई रेखा, ओके। उसके बाद में आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि जब आप जरीब का मापन करते हैं तो दो व्यक्ति जरीब को पकड़ते हैं, जो व्यक्ति आगे चलता है उसको क्या बोलते हैं। यदि पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं, और नहीं पड़ा हुआ है तो फिर वहां झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जो व्यक्ति आगे चलता है उसको कहते हैं हेड चेनमैन, हेड चेनमैन या नायक। और जो पीछे पीछे चलता है उसको कहते हैं रियर चेनमैन। हेड चेनमैन, हेड चेनमैन और रियर चेनमैन। रियर चेनमैन को सहायक भी कहते हैं। अब एक प्रश्न आपका बनेगा कि यदि ढाल वाली जमीन है, ये अच्छा प्रश्न है और ये आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करना है कि यदि ढाल वाली जमीन है तो वहां जरीब का मापन कैसे किया जाता है। इस प्रश्न को बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर जब फंसाने की कोशिश करेगा ना तब अंतिम हथियार है ये उसके पास, कि ढलुआ जमीन पे जरीब का मापन कैसे किया जाता है। तो आप किसी भी प्रैक्टिकल की बुक को उठा करके उसका एक छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है उसको समझ लेना, क्योंकि मेरे समझाने से आपको वो पढ़ने से ज्यादा समझ में आएगा। उसमें किस तरीके से ढलुआ जमीन को अलग अलग पार्टों के अंदर डिवाइड कर लेने हैं, और फिर जो पीछे वाला हिस्सा होता है
उसके कंधे तक जरीब रखनी है और आगे वाले हिस्से को जमीन के सत से सटाना है। फिर रियर को अगले वाले स्टेशन पे ले जाना है और हेडमैन को उससे अगले वाले स्टेशन पे जाना है और फिर उसको अपने कंधे के पास जरीब रखनी है। इस तरीके से उसकी वो दूरी मापी जाती है। तो उसका पूरा वो जो सिस्टम है उसको समझ लेना। मैंने आपको आंसर दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है कि ढाल वाली जमीन पर जरीब मापन कैसे किया जाता है। ओके, अब यदि बोर्ड मेंबर के मन में इच्छा आई तो वो ये कह सकता है कि आप बोर्ड पे जाइए और जरीब फीता सर्वेक्षण की जो क्षेत्र पुस्तिका बनती है उसको बना के बता दीजिए। जरीब फीता सर्वेक्षण की क्षेत्र पुस्तिका बना दीजिए। है तो थोड़ा टफ और बहुत कम संभावना है इसके प्रश्न के पूछे जाने की, बट इस प्रश्न से आप क्षेत्र पुस्तिका के बारे में जरूर समझ जाएंगे। क्षेत्र पुस्तिका क्या होती है विद्यार्थियों? वैसे नॉर्मली आप सब जानते हैं, या मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। जितनी जरीबें डाली जाती है उसको एक पट्टी में इंगित किया जाता है। अब आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये पहली जरीब डाली है, इसको ए बी कहते हैं। ये आपका ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है। यहाँ सारा लिखना होता है, स्टेशन ए, बिगिंग स्टेशन ए, एंडिंग स्टेशन बी। और ये जो चैन होती है इसमें लिखा जाता है लाइन ए बी, ऐसे लिखा जाता है। फिर बी से जो सी होती है वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। यदि राइट साइड में है तो यहां से इस तरीके का एंगल खींचा जाता है और लिखा जाता है 2BC, और यहां BC जरीब बनाई जाती है। अब ये तो काफी लंबा है, हम फिजिकली वर्क करके और इसको बताएं तो ज्यादा आपको समझ में आती है। और इसमें यूं किया जाता है, इनकी लंबाई फिक्स नहीं होती क्योंकि क्षेत्र पुस्तिका ये तो फील्ड के अंदर बनती है। लंबाई धरातल पे फिक्स होती, कागज पे फिक्स नहीं होती है। इसके बीच में जो डिस्टेंस लिखा जाता है विद्यार्थियों, वो तुमसे ये पूछ सकता है कि इसके बीच में ये जो गोला करके आपने डिस्टेंस लिखा ये कौन सा डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है जरीब रेखा की लंबाई। जरीब रेखा यहां जो भी लिखा जाएगा वो धरातल की दूरियां लिखी जाएगी। जैसे जरीब रेखा की लंबाई 3 मीटर थी तो यहां आप लिखोगे 3m, और 3m से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट है तो एक लाइन खींच करके, जैसे ऑब्जेक्ट पेड़ है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ आप इस तरीके का पेड़ बनाओगे और ये लाइन कितनी है, जैसे 8 मीटर है तो यहाँ लिखोगे इसके पास 8m। ये पेड़ ए बी जो भी है वो यहाँ सिंबल लिखोगे। उसके बाद जैसे कोई भवन बना हुआ है और भवन का ये पहला कोना है तो यहाँ आपने गोला करके, जैसे आपने लिखा यहाँ 12m से राइट साइड के अंदर आपने लाइन खींची और ये 4 मीटर पे कोई भवन का कोना है। ये भवन इस तरीके से बना हुआ है, ये भवन है आपका, और एक कोना ये है। यहां से आपने ऑफसेट डाला, यहां भी आपने डिस्टेंस लिखा, ये 16 मीटर पे है और ये 4 मीटर दूर है और ये जैसे 5 मीटर दूर है। इस तरीके से आप लिखते हैं। तो यार तुमसे ये पूछा, अब ये सारी तो आपको बनानी आनी चाहिए, समझनी पड़ेगी। तुमसे वो क्षेत्र पुस्तिका में ये पूछ सकता है कि ये जो इसकी पट्टिका के बीच के अंदर जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो किसका है, तो वो तो है जरीब की दूरी। और ये साइड में लिखा हुआ है ये, तो ये होती ऑब्जेक्ट की दूरी। समझ गए? और टाई स्टेशन होता है वो ऊपर लिखा जाता है, टाई लाइन ए बी का डिस्टेंस आदि। ये प्रैक्टिकल वर्क है। नॉर्मली अब मैंने आपको जितने सारे प्रश्न बन सकते थे इस सेशन के अंदर, उन प्रश्नों को मैंने आप तक पहुंचाया और मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। इस सेशन पर आपको अगले 1 दिन तक काम करना है। अगली जो क्लास होगी वो मैं कोशिश करूंगा 24 घंटे बाद डालने की, लेकिन 24 घंटे में नहीं आती है तो ये 36 घंटे बाद अगली क्लास आएगी, ये ध्यान रखना। और जैसे जैसे रूटीन बैठेगा तो मैं 24 घंटे के बाद एक क्लास डालूंगा। अब आपको अगले 24 घंटे तक ये जितने सारे मैंने प्रश्न दिए हैं इस पर आपको होमवर्क करना, रिटर्न वर्क करना है। और रिटर्न वर्क करने के साथ साथ आपको बोर्ड वर्क भी करना है, एक्सप्लेन करने का वर्क भी करना है। अपने आप को टेबल के सामने, चेयर के सामने रख करके
और जैसे जेट स्ट्रीम की परिभाषा आपने समझी है, उसके बाद एक्सप्लेन करवाना है चेयरपर्सन को, यानी आपकी जो सामने कुर्सी वगैरह रखी हुई है उसको एक्सप्लेन करना है, अभ्यास करना है। अरे हमें तो प्रोफेसर बनना है, बन जाने के बाद तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि इंटरव्यू से पहले तुमने कितना समय खपाया है, कितना क्या किया है, कितने पापड़ बेले, वो कोई नहीं पूछेगा। और मुझे विश्वास है, देखो आपने मेंस में अच्छा कर लिया, अब इंटरव्यू आपका नॉलेज चेक नहीं है विद्यार्थियों, आपका कॉन्फिडेंस चेकिंग हो रही है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपका चेक किया जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है। और यदि आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, पढ़ाने से आपको डर लग रहा है, तो आपके इंटरव्यू में नंबर कटेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जेट स्ट्रीम का कोई एक पार्ट भूल गए तो आपके नंबर कटेंगे, नहीं। आपने वॉन थ्यूनेन का मॉडल है वो स्किप हो गया दिमाग से तो नंबर कटेंगे नहीं। यदि आपको नहीं आता है तो आप प्रोफेसर को ये कह सकते हैं कि सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं छोटी छोटी बातें आपको बीच में बताता रहूंगा कि हमें क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। एक तो कभी हमें झूठ मेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेसर हमसे बहुत ज्यादा उम्र दराज है और वो हमारे चेहरे के सिकन को देख करके पता लगा सकते हैं कि बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। और एक किसी भी प्रश्न का जो जवाब आप देते हैं तो वो जल्दबाजी मत दीजिए। प्रश्न आपको बिल्कुल आता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि ग्रह क्या है, आपको बिल्कुल आता है, लेकिन एक बार 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए विचार करने के बाद डेफिनेशन को देना है। ये आपके धैर्यवान होने का प्रतीक है विद्यार्थी, समझे? विद्यार्थी क्या, आप तो सारे मित्र हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं। और मैक्सिमम जो अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो स्कूल लेक्चरर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और कुछ बेरोजगार भी है, मेरा उनके प्रति लगाव और ज़्यादा है, बेरोजगारों के प्रति, क्योंकि बेरोजगारी के आलम को मैंने भी ढोया है। इतना तो लंबा नहीं ढोया है, फिर भी ढोया है। और एक चीज़, जब भी आप सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी बोलने से पहले ऐसे नहीं कि अचानक सॉरी बोल दी। एग्जामिनर्स ने आपसे प्रश्न किया कि गंटर जरीफ के बारे में जानते हो? अब मुझे पता है कि गंटर जरीफ के बारे में मैं यार बिल्कुल नहीं जानता, फिर भी आपको 2 सेकंड का समय लेना है, एक बार विचार करना है, फिर कहना है कि सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, सॉरी सर मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी। मैं छोटी-छोटी बातें आपको बीच में बताता रहूँगा, क्योंकि सारी बातें एक साथ मुझे याद नहीं रहती है। छोटी-छोटी बातें बीच में जैसे-जैसे याद आएगा, मैं बताता रहूँगा। तो ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलनी है और रिकॉल करने का ज़रूर कहना है कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और एक बात, कभी-कभार जैसे कोई प्रश्न आपका बहुत अच्छा था और आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए और एग्ज़ामिनर आगे बढ़ गया। फिर जैसे ही कभी आपके दिमाग में उस प्रश्न का आंसर आता है और आपका कम्युनिकेशन जब बंद होता है ना बीच में, जैसे आप एग्जामिनर, आप प्रोफेसर ने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उनका आंसर दे दिया और आपको वो अचानक चीज याद आई, तो आप प्रोफेसर से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपने एक जो प्रश्न पूछा था मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, अब मुझे याद आ रहा है, क्या मैं उसका आंसर बता सकता हूँ? ये डबल एनर्जी का काम करेगा और ये प्रोफेसर पर एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा कि बंदा बिल्कुल फेयरनेस है, बिल्कुल क्लियर है, साफ है, जैसे ही याद आया बता दिया। तो बेस्ट ऑफ लक, आज के सेशन से बहुत कुछ सीखें। अगले सेशन में हम फिर किसी 2 एक्सपर्ट के साथ साथ एक बोर्ड मेंबर के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ऐसे हमें इस सफर को बहुत दूर तक ले जाना है और जब तक इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू की डेट तक ये माजरा चलता रहेगा। धन्यवाद।